सहारा रेत का विशाल सागर अफ्रीका के दिल में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो हर साल दक्षिण की ओर बढ़ता है, नाजुक सहेल को निगलते हुए। हर साल उपजाऊ खेत मिट जाते हैं और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। भूख गहरी होती है, परिवार विस्थापित होते हैं और पूरी समुदाय हताशा की कगार पर खड़ी होती है। लेकिन नाइजर में एक चुपचाप क्रांति हो रही है। जहां वर्ष में मुश्किल से 6 से 12 इंच बारिश होती है, वहां अब जीवन लौट रहा है। सूखी मिट्टी से लाखों पेड़ उगाए हैं, बंजर जमीन पर फसलें बढ़ रही हैं और टूटी हुई आशा से गरिमा लौट रही है। इस चमत्कार के केंद्र में न मशीनें हैं, न अरबों डॉलर की योजनाएं, बल्कि किसान हैं जो धैर्य और दूरदर्शिता के साथ अपने खेतों को हरा भरा बना रहे हैं। नाइजर का अधिकांश भाग सहारा के दायरे में है। जीवन दुर्लभ बारिश की लय के अनुसार चलता है। 1970 और 1980 के दशक में सूखे मौसम ने वर्षों तक लोगों की जिंदगी पर असर डाला। कुएं सूख गए, पशु झुंड घट गए और पेड़ जो खेतों को छाया देते थे गायब हो गए। मराठी और जिंडर जैसे जिलों में खेत धूल के बिस्तर बन गए और आश्रय उजाड़ बन गया। माता पिता अपने औजार, जानवर और पारंपरिक धरोहर बेचने लगे, लेकिन रेगिस्तान आगे बढ़ता रहा। पूरे महाद्वीप में जंगल गिर रहे थे और रेगिस्तान बढ़ रहा था। फिर भी जमीन उतनी खाली नहीं थी जितनी दिख रही थी। खेतों में छोटे मजबूत झाड़ियां फैली हुई थीं, जो हर बारिश के मौसम में उगती और हर कटाई में काट दी जाती थीं। लोग उन्हें बेकार मानकर हटाते थे, लेकिन ये झाड़ियां वास्तव में पुराने पेड़ों के जीवित ठूंठ थीं। उनकी जड़ें गहरी मिट्टी में फैली थीं, जहां नमी रहती थी। साल दर साल ये जड़ें अंकुर भेजती रहीं और कटाई के बाद भी जीवन छिपा हुआ था। यह शांत सत्य हर खेत में मौजूद था, लेकिन नीति में अदृश्य था। इसे किसी बजट या ठेकेदार से लाभ नहीं था। यह केवल धैर्य, ध्यान और जमीन के साथ काम करने की विनम्रता मांगता था। फिर कहानी मोड़ लेती है। एक भूमि जिसे बंजर माना गया था, वहां नए नजरिए से काम शुरू हुआ। यदि जड़ें जीवित थीं, तो भविष्य को नया बोने की जरूरत नहीं थी। इस सोच से किसान प्रबंधित प्राकृतिक पुनर्जनन FMNR का आंदोलन शुरू हुआ। 1983 में ऑस्ट्रेलियाई कृषि विशेषज्ञ टोनी रेनाल्डो ने देखा कि कई पौधे मर चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे झाड़ियां जीवित हैं। उनकी जड़ें अभी भी मिट्टी के भीतर नमी में जीवन धारण कर रही थीं। सही देखभाल, चयन और सुरक्षा के साथ ये ठूंठ फिर से मजबूत पेड़ों में बदल सकते थे। टोनी ने किसानों को सिखाया कि कैसे अंकुरों को बचाना है, बाकी को घास और खाद बनाने के लिए काटना है और उन्हें पशु और इंसानी हस्तक्षेप से बचाना है। धीरे धीरे पहले पुनर्जीवित पेड़ बढ़ने लगे, फसलें सुरक्षित रहीं, मिट्टी ने पानी धारण करना शुरू किया और पक्षी लौट आए। FMNR की सफलता धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। किसानों ने तकनीक साझा की और यह परियोजना अब उनकी बन गई। कुछ वर्षों में नाइजर में 5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि FMNR के माध्यम से पुनर्जीवित हुई। 200 मिलियन पेड़ लौट आए। महिलाओं को लकड़ी के लिए घंटों नहीं चलना पड़ा। बच्चों को बेहतर भोजन मिला, परिवारों की आय बढ़ी। 2020 के दशक तक नाइजर के खेतों ने पूरी तरह बदल दी। धूल के तूफानों की जगह हरी पट्टियां नजर आने लगी। अनाज उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसे मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य एजेंसियों ने निवेश किया। FMNR ने केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे को भी बदल दिया। ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा बढ़ी, महिलाएं स्थानीय समितियों में नेतृत्व करने लगीं और समुदायों में सहयोग और शांति लौट आई। FMNR ने दिखाया कि अफ्रीका को केवल बाहरी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह अपने पारंपरिक ज्ञान और नवाचार के साथ दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। किसानों ने दिखाया कि बदलाव जमीन से शुरू होता है। जहां पहले हवा केवल धूल लाती थी, अब वह बाजरा और ज्वार की खुशबू लाती है। जहां महिलाएं लकड़ी के लिए मीलों चलती थीं, अब पेड़ उनके पास हैं। जहां परिवार भूख का सामना करते थे, अब फसलें उनके अनाज भरे गोदाम भरती हैं। FMNR केवल तकनीक नहीं, यह मानव धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता की कहानी है।
यदि नाइजर ने मामूली साधनों से 5 मिलियन हेक्टेयर और 200 मिलियन पेड़ पुनर्जीवित किए, तो कल्पना करें कि पूरे अफ्रीका क्या कर सकता है। सहेल को हरा करना अब सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन चुका है। यह कहानी केवल नाइजर की नहीं, ये पूरे अफ्रीका के पुनर्जागरण की कहानी है। यह साहस, धैर्य और मानवता की शक्ति का प्रमाण है।